के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचासी। बुलेटिन शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस से 2020 को लेकर तैयारी, ग्रीष्मकालीन राजधानी को तवज्जो। सीएम और विधानसभा अध्यक्ष भराड़ीसेठ में फहराएंगे ध्वज। ओले की वादियां पर्यटकों के लिए बन रही वीरान, लॉकडाउन से भारी आर्थिक नुकसान, पर्यटन पर पड़ी कोरोना की मार। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर मंदाकिनी नदी में गिरी कार, 2 की मौत, 1 घायल, 1 लापता। प्रदेश में सड़कों पर भूस्खलन की मार जारी, बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त। बागेश्वर में बारिश का कहर जारी, भारी बारिश से थल नाचनी क्षेत्र में कई मकान खतरे की जद में। उत्तराखंड में बुधवार को 439 नए कोरोना मरीज, राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 10,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 4,000। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर आपको देहरादून से बता देते हैं, वरिष्ठ पत्रकार ठाकुर सुखन सिंह का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो सीएम ने आत्मा की शांति की ईश्वर से प्रार्थना की है। सीएम ने परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। तो खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार ठाकुर सुखन सिंह का निधन हो गया है और मुख्यमंत्री रावत ने निधन पर शोक व्यक्त किया। सीएम ने आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और वहीं सीएम ने परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की भी ईश्वर से प्रार्थना की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन और कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस पर मुख्यमंत्री रावत ने पीएम मोदी का आभार जताया है। साथ ही और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया लॉन्च पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म लॉन्च। प्रधानमंत्री जी ने टैक्स सिस्टम में बड़ी पहल की। करदाता देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित होंगे। पारदर्शी कराधान व्यवस्था में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्ट रिफॉर्म शामिल। नई व्यवस्था में उचित विनम्र और तर्कसंगत व्यवहार का भरोसा दिया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताया पीएम मोदी का आभार। पहाड़ भ्रमण के बाद अपने अंतिम पड़ाव में नैनीताल पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य अतिथि गृह में पत्रकार वार्ता में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित तो करने के 3 महीने बीतने के बाद वहां पर अभी तक ग्रीष्मकालीन राजधानी के बोर्ड तक नहीं लगा पाए हैं। हरीश ने कहा कि हमने जिस विधानसभा हमने उत्तराखंड के लोगों की आकांक्षाओं की विधानसभा बनाया, उसे भाजपा ने कोरोना सेंटर बनाकर रख दिया है। वहीं हरीश रावत ने प्राधिकरण पर निशाना साधते हुए कहा कि प्राधिकरण उत्तराखंड के योजित विकास के नासूर बनकर कैंसर के रूप में उभरती, उससे पहले प्राधिकरण के अस्तित्व के विषय में सोचने की जरूरत है, जो गरीब तबके के लोगों को लूटने का एक माध्यम बनता जा रहा है। उन्होंने सरकार पर जला योजना को खत्म करने का आरोप भी लगाते हुए कहा कि जला योजना के तहत दिए जाने वाली धनराशि कम कर त्रिस्तरीय पंचायत को मनरेगा की ओढ़नी ओढ़ा सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है, जबकि आज पंचायतों को सशक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है। गांव की कहानी फ्लैग होइस्ट करने जा रहे हैं, तो मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि बड़ी मेहरबान, बड़ी देर कर दी, आते आते 3.5 साल लगा दिए और ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए हुए 3 महीने हो गए और इतना शर्मा रहे हैं कि आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी के बोर्ड तक वहाँ नहीं लगाए हैं गैरसैंण में और भराड़ीसैंण में। और जिस विधानसभा को हमने यहाँ के लोगों की आकांक्षा की विधानसभा बनाया, उसको आपने कोरोना सेंटर बना दिया। आप केवल इसलिए शर्मा रहे हैं
कि लोग ये कहेंगे कि 3.5 साल में आपने एक ईंट नहीं लगाई गैरसैंण की दिशा में, ये तो जो कुछ कर गया हरीश रावत कर गया, आप उसी पर राजनीति कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं राजनीति करिए हमारे करे पर, लेकिन बेहतर राजनीति करिए, निर्माण की राजनीति करिए। जो प्राधिकरण है ये उत्तराखंड के जो नियोजित विकास है उसके लिए एक नासूर हो गया है और ये कैंसर के रूप में डेवलप हो, भ्रष्टाचार के कैंसर के रूप में डेवलप हो, उससे पहले इन प्राधिकरण के अस्तित्व के विषय में एक बार फिर से सोचने की आवश्यकता है। राज्य सरकार जिला योजना को खत्म कर रही है। जिला योजना हमारे विकेंद्रीकृत विकास का आधार है, उसको सने सने खत्म किया जा रहा है, उसके पैसा कम किया जा रहा है। स्तरीय पंचायत को केवल मनरेगा की ओढ़नी उड़ा करके ये मान लिया जा रहा है कि पंचायतों का दायित्व पूरा हो जा रहा है या पंचायतें अपनी दायित्व को पूरा कर पा रही हैं, जबकि समय की आवश्यकता है कि पंचायतों को ताकत दी जाए, शक्ति दी जाए। नरेंद्र नगर विधानसभा की दोगीपट्टी के नीर गांव में बादल फटने से 2 मकान जमींदोज हो गए। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि अधिकांश खेतों की फसल पानी की चपेट में आ चुकी है और मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने यहां आपदा से प्रभावित हुए करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र का पैदल चलकर निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि अधिकांश खेतों की फसलें यहां पानी में बह चुकी हैं, साथ ही 2 मकान इसकी चपेट में आ चुके हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री ने उपजिलाधिकारी और तहसीलदार को नीर गांव में आपदा से हुए नुकसान का आकलन कर शीघ्र रिपोर्ट सौंपने की कहा है। तेरह अगस्त को प्रातः 6 बजे जनपदों से ली गई सूचना के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला एवं मुनस्यारी में वर्षा हो रही है तथा बागेश्वर में वर्षा हो रही है। शेष जनपदों में बादल लपेटे हुए हैं और चारधाम यात्रा मार्ग की क्या स्थिति है, आइए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। चारधाम यात्रा मार्ग की स्थिति। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग लामबगड़ पागल नाला भनेरपानी छिनका काली मंदिर और तोता घाटी में मलबा आने के कारण अवरुद्ध। टनकपुर घाट राष्ट्रीय राजमार्ग धौन और स्वाला के मध्य मलबा आने के कारण अवरुद्ध। शेष 4 धाम मार्ग यातायात हेतु खुले। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी मदकोट मार्ग जौलजीबी मदकोट मार्ग तावाघाट पांगला मार्ग तावाघाट सोबला मार्ग और थल मुनस्यारी मार्ग अवरुद्ध। चंपावत से टनकपुर चंपावत मार्ग अवरुद्ध। चमोली में बद्रीनाथ मार्ग पागल नाला काली मंदिर क्षेत्रपाल लामबगड़ छिनका बाजपुर भरेनपानी में अवरुद्ध। लिंक मार्ग गोपेश्वर पोखरी हापला मंडल धोबीधार अवरुद्ध। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ राजमार्ग गौरीकुंड में अवरुद्ध। तो आइए सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं और उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। उससे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल आया है, बहुत पॉजिटिव बदल आया है और जो डिफेंस कॉरिडोर जो आपने बनाया है उसमें जो आपकी सरकार उसमें काफी लक्ष्य दे रही है और जो नीति आज रक्षा मंत्री जी ने रविवार के दिन सुनाई है, जो बताई है, उसके कारण हमें लगता है कि वहाँ काफी जोर से काफी जास्ती मात्रा में इन्वेस्टमेंट्स आए और हमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से और आपसे मुख्यमंत्री जी एक ही कहना है कि हम आपके और श्री राजनाथ सिंह के साथ हैं कि ये देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाए और आत्मनिर्भरता की ये पहली पहचान होगी कि ये
संडे की जो डिसीजन आई है, जो पॉलिसी चेंज आई है, उसके कारण से काफ़ी नई इन्वेस्टमेंट आने वाली है और उसकी बड़ी क्षमता यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में जाएगी। इंडियन नेवी के बारे में मैं 2-3 चीज़ कहना चाहता हूँ। इंडियन नेवी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो काफ़ी सालों से इंडस्ट्री को हाथ में हाथ लेकर उनके रिक्वायरमेंट्स की तरफ उनका सहयोग ले रही है, उनको सहयोग दे रही है। और ये जो नया आज जो वर्चुअल लॉन्च है इंडियन नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक उसकी उसी दिशा में एक नया इंस्टीट्यूशन, ये नया ऑर्गेनाइजेशन जो निर्माण हो रहा है, उसको इंडिजनाइजेशन में ज़्यादा उसका फल लगेगा। मैं इंडस्ट्री की तरफ से, SID की तरफ से मैं आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय रक्षा मंत्री जी आपको, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आपको, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री जनरल रावत, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जनरल धर्मवीर सिंह, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ श्री अशोक कुमार, and all my industry colleagues, thank you very much for this function. नमस्कार। अपने नौसेना सेनाध्यक्ष वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार से निवेदन करूंगा कि वे हमें संबोधित करें। Honorable Raksha Mantri ji, Honorable Uttar Pradesh Chief Minister ji, Chief of Defence Staff, Chief of Naval Staff, and all guests who are assembled here and through the web. Today, we are assembled for the formal launch of the Naval Innovation and Indigenization Organization, or what we call the NIIO. I must at the outset thank SIDM for having organized more than 500 people from private industry, MSMEs and startups for this web launch. As you all are aware, and as Mr. Baba Kalyani rightly pointed out, the Indian Navy for decades has spearheaded indigenization in a big way. Setting up of our own design directorate in the 60s to design all our ships, institution of DESI in 1978 for weapon sensor integration and designing combat management systems, and our own indigenization directorate in 2005. All these have resulted in giant strides by the Indian Navy in the field of indigenization. Over 130 ships of all sizes and types have been designed in-house by the Indian Naval Design Directorate. This includes the aircraft carrier that is currently being built at Kochi to the smallest fast attack crafts. Every type of ship and submarine is now built in Indian yards, including nuclear submarines. In the last 5 years, over 70% of our capital budget has been spent on Indian vendors. While we can be proud of our indigenization efforts, we are now looking at indigenous innovation and indigenous production of cutting-edge technology. As you are all aware that the future wars will be decided by technology dominance. It is with the sole aim of accelerating indigenous innovation through Indian academia and industry that the NIIO is being launched today. The methodology of functioning of the NIIO that is being adopted are numerous. Let me just give you a few steps. A Naval Technology Acceleration Committee comprising selected naval officers as well as representatives from academia and SIDM will meet every 6 months to draw a roadmap and take stock of the progress. MOUs with academia such as IITs, RSU, which is present here today, Maker Village, as well as industry partners SIDM and UBEA, EIDA to encourage innovation and participation by the domestic industry. The Technology Development Acceleration Cell, which is being set up by the Navy as a part of the NIIO, will coordinate with them regularly. We are also in the final stages of setting up chairs of excellence through excellent coordination by the UP government in a number of reputed academic institutions. A discussion forum being launched today with the help of RSU will help address every query that the industry
requirement for the Navy. Our specific requirements are included in the book Swalabhan, which is being released today both by the Honorable Raksha Mantri and the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh. We will ensure that this book remains updated and easily accessible to all online. This, I must tell you, is a combination of the Indian Naval Indigenization Plan, the Naval Aviation Indigenization Roadmap, as well as the recently produced Indian Naval Armament Indigenization Plan. In addition, we will also host an annual Innovation and Indigenization Seminar by Indian Navy in partnership with SIDM. This will help us partner with the domestic industry so as to enable them understand naval requirements better. With all this, we are confident that this step of inauguration of the NIIO today will go a long way in accelerating innovation and consolidating indigenization in the Navy, in keeping with the Honorable Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat. Thank you all and Jai Hind. थैंक यू सर। अब मैं उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि वे हमें संबोधित करें। माननीय रक्षा मंत्री जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल श्री करमबीर सिंह जी, वाइस एडमिरल अशोक कुमार जी, मेरे सहयोगी मंत्री श्री सतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश शासन के हमारे सभी अधिकारीगण, मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि डिफेंस एक्सपो के बाद उत्तर प्रदेश के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की दृष्टि से आज का जो प्रस्तावित MOU है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपने इसके लिए हमें अवसर दिया है। मैं इसके लिए आपका हृदय से स्वागत भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ भी हो रहा है। साथ साथ भारतीय नौसेना हमारे जो उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का जो नोडल विभाग है यूपीडा, उनके बीच में एक MOU भी हस्ताक्षरित होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत विजन में नवाचार और स्वदेशीकरण की तरफ लगातार हम सब का ध्यान आकर्षित किया है और इस दिशा से भी हाल ही में माननीय रक्षा मंत्री जी ने रक्षा से संबंधित जिन 101 आइटम्स को भारत के अंदर ही मेक इन इंडिया की तर्ज पर निर्मित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। इससे न केवल आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में अपितु इस देश के अंदर, भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा और इसमें खासतौर पर जो 101 वस्तुओं की सूची में उच्च प्रौद्योगिकी आधारित अनेक हथियार प्रणालियों सहित देश की रक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने वाली जो विभिन्न वस्तुएं भी शामिल हैं, इस निर्णय से स्वदेशीकरण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद तो मिलेगी ही, देश का रक्षा उद्योग भारतीय सशस्त्र बलों की जरूरतों के अनुरूप अपने आप को तैयार कर सकेगा। नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना से भारतीय नौसेना में इनोवेशन के साथ साथ स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा
तथा एक शैक्षणिक समुदाय एवं उद्योग के साथ साथ एक बेहतर समन्वय भी इसके माध्यम से स्थापित हो पाएगा। भारतीय नौसेना तथा यूपीडा के बीच आज MOU हस्ताक्षरित होने के साथ ही दोनों के मध्य औपचारिक रूप से एक संपर्क भी स्थापित करने में मदद मिलेगी। MOU हस्ताक्षरित होने से भारतीय नौसेना प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित होने वाले सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में के सहयोग से अपनी समस्याओं को तकनीकी समाधान भी तलाश कर सकेगी। इस MOU के माध्यम से भारतीय नौसेना द्वारा डिफेंस कॉरिडोर में अपनी इकाई स्थापित करने की भी संभावनाएं आगे बढ़ सकती हैं। भारतीय नौसेना का डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित इकाइयों से प्रारूपता नेवल एप्लीकेशंस विकसित करने के लिए भी इंटरैक्शन संभावित हैं। भारतीय रक्षा उद्योग में त्वरित गति से बदलाव आज की आवश्यकता है। देश सिर्फ रक्षा बाजार के विस्तार पर ही केंद्रित नहीं बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन मेक इन इंडिया की नीति के अंतर्गत स्वदेशी उत्पादन पर भी हमें ध्यान देना होगा। उत्तर प्रदेश इस देश से अत्यंत संभावना वाला प्रदेश है और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी उत्तर प्रदेश का स्वयं भी नेतृत्व करते हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे मुख्यमंत्री के रूप में, इससे पहले केंद्र में कई विभागों के महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री के रूप में, राज्य रक्षा मंत्री के रूप में भी उनका जो यशस्वी नेतृत्व प्राप्त हो रहा है, इस देश से इन संभावनाओं को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया था और उस समय उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। भारत सरकार द्वारा घोषित 2 डिफेंस कॉरिडोर में से उत्तर प्रदेश का एक है। उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर एक ग्रीनफील्ड परियोजना है। राज्य सरकार द्वारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के विकास को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है और इस दिशा में उत्पादन की प्रक्रिया को गतिमान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन और छूट को भी हम लोगों ने यहाँ पर अपनी एक पॉलिसी के माध्यम से आगे बढ़ाया है। सिंगल विंडो प्रक्रिया के अंतर्गत हमने रक्षा और एरोस्पेस उत्पादन इकाइयों को भी इसमें समाहित किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान में अलीगढ़, कानपुर, झांसी, चित्रकूट जनपदों में 1290 हेक्टेयर से अधिक भूमि का अधिग्रहण हम लोगों ने इस देश से किया है। अलीगढ़ रक्षा कॉरिडोर का जो नोड है, इसमें निवेशकों ने जितनी भी भूमि हमारे पास मौजूद थी उन सबको पहले ही वे लोग उनको आवंटित भी किया जा चुका है। यूपीडा ने IIT BHU और IIT कानपुर के साथ मिलकर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 से 9 फरवरी 2020 में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन पहली बार आयोजित हुआ और माननीय रक्षा मंत्री जी का जो मार्गदर्शन था उसके अनुरूप हम लोगों ने इस एक्सपो को सफलतम ऊंचाइयों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। डिफेंस एक्सपो 2020 ये अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस एग्जीबिशन का 11वां संस्करण और मुझे लगता है कि अब तक का जो सबसे बड़ा संस्करण भी था। हमारे लिए डिफेंस एक्सपो 2020 बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ क्योंकि जब 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी, हम लोगों को उस समय लगता था कि वास्तव में जो 6 नोड उत्तर प्रदेश के लिए घोषित हुए हैं इनमें से क्या
निवेश आएगा नहीं आएगा, यद्यपि हमने उसके लिए पॉलिसी भी तैयार की, हमने उसके लिए लैंड बैंक बनाया, इसके लिए सारी औपचारिकताओं को भी आगे करने का प्रयास किया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय रक्षा मंत्री जी को, जिनके सहयोग और जिनके मार्गदर्शन में डिफेंस एक्सपो सफलतापूर्वक न केवल संपन्न हुआ, बल्कि इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में 23 निवेशक कंपनियों के साथ हमारे हस्ताक्षर भी हुए और इसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश भी उत्तर प्रदेश में इसके साथ ही होने की संभावना भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। इससे न केवल औद्योगिक निवेश और विकास को आगे बढ़ाने और रोजगार के सृजन को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हुआ है। आज वैश्विक महामारी कोविड-19 के बावजूद यहाँ पर यूपीडा और नौसेना के बीच में जो MOU होने जा रहा है, ये हमारे लिए इसी प्रकार से और भी उपयोगी सिद्ध होगा। मैं एक बार फिर से माननीय रक्षा मंत्री जी का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह जी का और सभी संबंधित पक्षों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम आत्मनिर्भर भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सफल होंगे। एक बार फिर से माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। तो यूपीडीआ के मध्य से MOU का साइन हुआ है, जिसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धन्यवाद किया। बता दें आपको कि 5 और 9 फरवरी के बीच में 2020 में जब डिफेंस एक्सपो का आयोजन लखनऊ में हुआ था, एक सौभाग्य की बात थी और लखनऊ में इसको लेकर भी CM योगी ने उनका आभार जताया है और इस संवाद में खुद CDS बिपिन रावत मौजूद रहे। ये तस्वीर आपके सामने है, मुख्यमंत्री के साथ अवनीश अवस्थी भी नजर आए हैं। तो ये MOU साइन का कार्यक्रम हो रहा है और इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस साइन होने की वजह से जो MOU का हस्ताक्षर हो रहा है, इसको लेकर भी जो उत्तर प्रदेश है वो विकास की प्रगति पर और आगे बढ़ेगा। तो यूपीडा के मध्य MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें आज साइन कर दी गई है और यह MOU साइन उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि जो 5 और 9 फरवरी 2020 को लखनऊ में डिफेंस एक्सपो हुआ था, वो काफी अच्छा साबित हुआ था। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इसकी वजह से उत्तर प्रदेश लगातार विकास के रास्ते पर चल रहा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए सुबह बोलेगा।